साथी जोहार नमस्कार, मैं नंदलाल कुम्हार टाना। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, यह बात झारखंड विधानसभा में डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल विधानसभा के समक्ष में रखा गया। तो सवाल उठता है विधानसभा के अध्यक्ष जो इनके बातों पर या झारखंड का सरकार या केंद्र की सरकार इनके बातों पर कितना अमल करेगा, ये देखने वाली बात होगा। आप इस झलक को देखें जो विधानसभा में हो रही है। झारखंड राज्य को अलग किया गया था उस समय हम लोग प्रति व्यक्ति आय में 26वें स्थान पर थे और बड़ी दुर्भाग्य का बात है आज भी हम लोग 26वें स्थान पर बरकरार है अध्यक्ष महोदय। और अगर प्रदूषण की बात करें तो धनबाद जिला सबसे आगे है। मैं मंत्री महोदया विदुषी मंत्री हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि धनबाद जो कि आपको अर्थव्यवस्था के झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और वह जिला आज कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद अवस्था में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 4,776 करोड़, पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ और वन पर्यावरण विभाग के लिए 1,381 करोड़ की मांग रखी है। सरकार ने कल्याण और शिक्षा के बाद 11% राशि को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज्य के लिए प्रावधान किया है। इस राशि को सरकार अगर खर्च कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन विगत वर्ष 13,657 करोड़ की राशि ली गई थी, परंतु खर्च मात्र लगभग 10,176 करोड़ की राशि को खर्च कर पाए थे। यानी कि 3,481 करोड़ की राशि का खर्च नहीं हो पाना दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय। जबकि ये ग्रामीण व्यवस्था की बात है, पंचायती राज की व्यवस्था है। ग्रामीण यानी गांव, और गांव तभी सशक्त होंगे जब उनका जो हिस्से की राशि है वह 100% खर्च हो पाए। बीते वर्ष देश की प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 रुपए थी अध्यक्ष महोदय। गोवा में सर्वाधिक 4,61,000 रुपए, वहीं हमारे झारखंड में मात्र 68,612 रुपए थी, जो कि चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आत्मा गांव बस्ती है। ग्रामीण विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा पैमाना है। जब झारखंड राज्य को अलग किया गया था उस समय हम लोग प्रति व्यक्ति आय में 26वें स्थान पर थे और बड़ी दुर्भाग्य का बात है आज भी हम लोग 26वें स्थान पर बरकरार है अध्यक्ष महोदय। अबुआ आवास योजना के तहत 6,01,135 निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सराहनीय पहल है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अब तक 19,685 कार्य ही पूर्ण दिखाए गए हैं। अगर इसी गति से अगर काम होगा अध्यक्ष महोदय तो हमें लगता है 25 साल का समय लगेगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गांवों को सशक्त किया जा सके, ग्रामीणों को सशक्त किया जा सके। लेकिन आज अगर बात करें झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो यह व्यवस्था कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उन्हें उचित अधिकार नहीं दे पाई है। संविधान की धारा 243 के प्रावधान के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देना है, लेकिन झारखंड में इन 29 विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के अधिकार से बहुत दूर रखा गया है। हमारा राज्य संविधान से ऊपर नहीं अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो संविधान अनुसूची 11 में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं उन्हें पंचायत को मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वन, क्योंकि झारखंड यानी वन एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, और आज अगर बात करें तो 29.81% वन भूमि है, जिसमें शायद अभी हाल में 2% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर घने वन की बात करें, घना जंगल, उसकी प्रतिशत मात्र 3.5 है, जो कि चिंताजनक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, WHO का रिपोर्ट है कि झारखंड में प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और अगर प्रदूषण की बात करें तो धनबाद जिला सबसे आगे है। मैं मंत्री महोदया विदुषी मंत्री हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि धनबाद जो कि आपको अर्थव्यवस्था के झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और वह जिला आज कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद अवस्था में, इस विषय पर ध्यान दिया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर जलवायु परिवर्तन की बात कहें तो बड़ा चिंताजनक विषय है। ये कहानी जादू घोड़ा की है, यह हमें लगता है अब वह धीरे धीरे विश्व स्तरीय मामला बनने जा रहा है। इसलिए इस मामले को जरा गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। चूंकि हमारी बड़ी बहन मंत्री महोदया इस विभाग की मंत्री हैं, वो एक स्त्री हैं, शायद भली भांति पीड़ा को समझेंगी। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जादूगोड़ा के लगभग 1 दर्जन गांवों का सर्वे किया गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 47% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा जागृत नहीं कर पाती हैं। यानी मां बनने की जो क्रिया है उस इच्छा को जागृत नहीं कर पाती है। और रिपोर्ट कहती है 47%। 30% जो महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें
गर्भपात हो जाता है। कारण क्या है, ये सबको मालूम है, यूरेनियम का खनन और उसके रेडिएशन से जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जादूगोड़ा के जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त करके रखा गया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा अब शर्म कीजिए या हंसिए या अपने दुर्भाग्य को कोसिए, एक बड़ा विचित्र विषय सामने आता है अध्यक्ष महोदय। जादूगोड़ा की यूरेनियम खानों से निकाला जाने वाला प्रारंभिक ईंधन, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, परिशोधन के लिए हैदराबाद स्थित ईंधन प्रक्रिया केंद्र भेजा जाता है, जहां यूरेनियम की छड़ें बनने के बाद शेष रेडियो एक्टिव कचरे को पुनः 1500 किलोमीटर दूर लाकर जादूगोड़ा के गांव में बिखेर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये तो वही हुआ ना कि आप रांची से जाकर धनबाद में केला खरीदें, केला को लाकर रांची में खाएं और फिर छिलका आप धनबाद को सौंप दिए। कारण क्या है, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इन विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और उन विषयों का समाधान नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हमारे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जादूगोड़ा का जो विषय है अत्यंत ज्वलंत विषय है, इसके निराकरण की दिशा में सदन को, सरकार को बढ़ने की आवश्यकता है। मनरेगा, क्योंकि एक माननीय सदस्य, एक और मौका मिलेगा, और मौका 30 सेकंड मनरेगा बोल दिए, 30 सेकंड दे दीजिए ना। बोलिए। मनरेगा में अभी केंद्र सरकार के माध्यम से 245 रुपए मानव दिवस है और झारखंड सरकार उसमें 27 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, यानी 272। अगर 100 दिन के आंकड़े को ले लिया जाए तो 272 इंटू 100 यानी 27,000 के आसपास होता है। अगर उसे फिर हम लोग 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2000 से ज्यादा उसका महीने का इनकम होता है। इससे क्या होता है कि नरेगा का काम लोग करना नहीं चाहते हैं, तो जब नरेगा का काम करना नहीं चाहते हैं, यही करप्शन सृजन होता है। क्या करते हैं, वह जेसीबी के माध्यम से काम कराते हैं, फर्जी तरीके से लेबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहीं से एक लूप होल मिल जाता है जिनको करप्शन करना होता है। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि जो मनरेगा का विषय है और मजदूरों का जो न्यूनतम दर है, उसे कम से कम एक अकुशल मजदूर का आज के डेट में लगभग 400 से ज्यादा उनका दर है अध्यक्ष महोदय। तो अगर उस दिशा में अगर मनरेगा की योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मजदूरों के साथ एक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जयराम कुमार महतो ने कहा है कि जिस समय झारखंड अलग हो रहा था उस समय आय के दृष्टिकोण से हमारा स्थान झारखंड का 26वें स्थान होता था और आज भी हम 26वें स्थान पर हैं, यानी 24-25 वर्षों में झारखंड के लोगों का आय में कोई वृद्धि नहीं हुआ। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गांव के लोगों का किसी भी क्षेत्र से आय नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, और 50 साल भी लग जाएंगे। और ऐसी लोकतंत्र को चोरतंत्र बनाने वाले लोगों का सरकार जब बनेगी तो उम्मीद ही क्या करना। तो जयराम कुमार महतो जो सवाल उठाए हैं, इस पर सरकार क्या करती है, कैसे आय बढ़ाती है, ये देखने वाली बात होगा। साथ ही आप लोगों को जरूर स्पष्ट पता होगा कि जिस तरह से 26 वर्षों में भ्रष्टाचार होके शिक्षा के समान शिक्षा कितने महंगे हुए, स्वास्थ्य कितने महंगे हुए, कपड़े कितने महंगे हुए, दवाई कितने महंगे हुए, हर चीज़ महंगा हुआ, लेकिन किसान का पैदा हुआ किया हुआ कोई भी वस्तु महंगा नहीं हुआ। तो सवाल उठता है कि आय कैसे होगा। दूसरा, आज प्रत्येक परिवार में जो मोबाइल पकड़ रहे हैं, आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में 1200 से 1500 रुपया मोबाइल में खर्च नहीं हो रहे हैं, जो महीना के महीना बांधा हुआ है। तो बढ़ा लेकिन इनकम नहीं बढ़ा। जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती है उस रेशियो में आय भी बढ़ना चाहिए। यानी डीजल पेट्रोल की कीमत अगर 100 रुपये चली गई तो धान का भी कीमत 100 रुपया होना चाहिए, चावल का कीमत 150 रुपया होना चाहिए, जितने दलहन हैं सभी का कीमत 200 से 300 रुपये केजी होना चाहिए। तभी तो किसान की आय होगी, तभी तो बढ़ेगा। अन्यथा कैसे बढ़ेगा आप बताएं। इस पर आपको भी विचार करने की जरूरत रहेगा। उन्होंने कोई भी विभाग का बजट की राशि को पूर्णतः समाप्त नहीं करने की बात कही। बिल्कुल सत्य बात है, जब से झारखंड अलग हुआ है सरकार अपनी बजट का राशि खत्म नहीं कर पाती और यूं ही साल निकल जाते हैं और फिर किसान मजदूर जहां के तहां ही रहते हैं। कुमार महतो ने अबू आवास के गति पर भी बात कहा, क्योंकि अबू आवास जितने लोग का सिलेक्शन होता है उतने लोग समय पर नहीं बना पाते हैं। कारण है कि जितने कम बजट हैं उसमें परिवार के लोग किसी तरह घिस पीट के बनाते हैं और ऊपर से प्रखंड मुख्यालय में जिस तरह से भ्रष्टाचार कायम है, बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होने की वजह से लाभुक जहां के तहां रहते हैं, लाभुक कर से दबे हुए और नीचे की ओर जा रहे हैं। जयराम कुमार महतो ने पंचायती राज के अधिकार पर भी बात किया। जैसा आप लोगों को पता है कि पंचायत के पदाधिकारी, पंचायत के प्रतिनिधि की जितने भी अधिकार हैं, शक्तियां हैं, सारा चीज को राज्य सरकार या जिला प्रशासन अपने पास सिमट के रखा।
जिससे क्या है कि पंचायत के किसी भी विकास के क्षेत्र में पंचायत के पदाधिकारी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाते और जितनी भी योजना की राशि उनके पास आता है लगभग सभी योजना का डीलिंग जिला स्तर से ही हो रहा है, जिसके कारण से पंचायत के पदाधिकारी गांव के इच्छानुसार, गांव की आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते। वन कटाई के पर भी बात कही, पहले जिस तरीके से घना जंगल होते थे आज के डेट में नहीं है, तो सवाल वन विभाग पर अरबों खरबों बजट पर भी क्वेश्चन उठाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि वन विभाग सिर्फ अपना ढोल पीट रहे हैं, फार्मूला अपना रहे, सिर्फ बजट की राशि सीधा वन विभाग के माध्यम से आता है और वन विभाग के वापस चला जाता है, लेकिन जंगलों की कटाई रुक नहीं रही है, नए पेड़ लग नहीं रहे हैं, लग भी रहे हैं तो उनका देख रेख सही समय तक नहीं होने के कारण वह पेड़ फिर से मर जा रहे हैं, जीवित नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों को ये बात तो जरूर पता होगा कि मीडिया में, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कई लोग पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ के नारे देते हैं और पेड़ लगाते हैं, लेकिन उस पेड़ को एक भी अगर आप लोगों ने देख रेख सालों भर नहीं किया, जिसके कारण से जितने पेड़ टीवी और पेपर के माध्यम से लगाते हुए दिखाया गया, अगर उस जगह का पुनः स्थल विजिट किया जाए तो एक भी पेड़ जिंदा नहीं नजर नहीं आएगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि आज पर्यावरण में काफ़ी बदलाव हुआ है। आज काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि की जो समस्या है, सभी तरह की समस्या से ग्रसित जनता होती चली जा रही, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव गरीबों पर पड़ना है। अमीरों तो एसी और अच्छे संसाधन का उपयोग करके ना उन्हें गर्मी लगती है, ना ही ठंड लगती है, ना ही वर्षा का झेलना पड़ता है, लेकिन गरीबों के साथ हर कुछ झेलना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण को भी जयराम महतो ने नहीं छोड़ा, उनको भी टच करने की कोशिश। जादूगोड़ा की एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र जयराम महतो करते हैं, जहां पर यूरेनियम निकलती है और हैदराबाद जाती है। वहां यूरेनियम का जो प्रमुख चीज़ है, प्रमुख धातु है, उसे निकाल लिया जाता है, लेकिन फिर कचरा को झारखंड में फेंका जाता है, ताकि झारखंड में फिर कई पर्यावरण संबंधित समस्या उत्पन्न हो, मानव जीवन संबंधित समस्या उत्पन्न हो, जिस पर उन्होंने कहा कि आज जादूगोड़ा की 12 गांव के लगभग 47% महिलाएं जो मां बनने का इच्छा नहीं रखती या फिर मां नहीं बन सकती। कई सवाल खड़ा किए। अब इतनी बड़ी गंभीर विषय पर शायद झारखंड की गूंगी बहरी अंधेरी सरकार क्या सोचती है, क्या करती है, ये आने वाला दिन में आपको नजर आएगा। साथ जयराम कुमार महतो ने मनरेगा को भी टच किया कि जिस तरीके से केरल में मजदूरी दर बढ़ा है, वहाँ के लोग खुश हैं, उसी तर्ज पे झारखंड में भी कम से कम अकुशल मजदूरी 400 से ऊपर दिया जाए और कम समय में झारखंड में मजदूरी सिर्फ 100 दिन का मिलता है। उन्होंने गणित भाग करके भी बताया झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को। उन्होंने कहा कि झारखंड में जिस तरीके से मजदूरों की स्थिति है, भ्रष्टाचार इसी से शुरुआत होती है। मजदूर काम नहीं करना चाहते कम मजदूरी की वजह से, इसलिए 400 से ऊपर मजदूरी करने की बात कही। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं अपने तरफ से कि पूरे झारखंड के सभी गांव में, सभी प्रखंड मनरेगा के कार्य होते हैं, जिसमें खास करके कुआं बनता है, तालाब बनता है, लेकिन कुआं का जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर है। ब्लॉक में 5-10 लोगों को वेंडर कोड के माध्यम से सरकारी स्टाफ, ब्लॉक के कर्मचारी पैसा का बंदरबाट करते हैं। यानी किसान तो कुआं खोदते हैं, अपने पैसे से पत्थर मटेरियल खरीदते हैं, पाटते हैं, और वेंडर जो होते हैं वो पैसा को ऊपर निकाल लेते हैं और उसका गबन करते हैं। यानी जितनी लागत लगती है किसानों का कुआं पाटने के लिए, उतना राशि उनको नहीं मिल पाता है, और मनरेगा में मोटी गबन की प्रक्रिया कई दिनों से चला आ रहा है, जिस पर झारखंड के सांसद विधायकों को कोई मतलब नहीं, कोई नज़र नहीं, क्योंकि वहां से भी उनको अच्छा कमीशन प्राप्त होता है। साथ ही हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि आज जयराम कुमार महतो ने कई मुद्दा को उठाया झारखंड विधानसभा में, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये मुद्दे और कोई लोगों ने नहीं उठाया? क्या जो लोग उठाया उनकी समस्या का समाधान हो गया, या फिर जयराम महतो जो सवाल उठा रहे हैं क्या समाधान हो जाएगा? मेरा मानना है कि कोई भी समस्या का समाधान झारखंड सरकार नहीं करने जा रही है, ना ही झारखंड सरकार से संभव है। इसमें जब तक जनता एक मुद्दा, दो मुद्दा को पकड़ के पूरे झारखंड में चक्का जाम नहीं करेगी, यहाँ से कोयला हो, बॉक्साइड हो, लोहा हो, यूरेनियम हो, जितने भी खनन हैं, जितने भी खनिज हैं, जितने भी खनन क्षेत्र हैं, जहाँ भी खनन होता है, सभी चीज़ को ठप करना होगा, और जिसमें लाखों लोगों की ज़रूरत
सभी प्रखंड, सभी जिला मुख्यालय, सभी क्षेत्र पर होगी। जब तक झारखंड की जनता नहीं कड़ा रुख अपनाएगी, जब तक आंदोलन के लिए आगे नहीं आएगी, तब तक कोई भी मुद्दा का समाधान झारखंड के हित में, आदिवासी मूलवासी के हित में नहीं होना है। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि कार्यपालिका या विधायिका या और न्यायपालिका तीनों या फिर मीडिया, पत्रकारिता, 4 स्तंभ है सरकार के। चारों स्तंभ का एक मिला जुला, भ्रष्टाचार का मिला जुला खेल होता है, जिसमें एक नया चेहरा झारखंड से जयराम कुमार महतो जेल कैंप पार्टी से इकलौता विधायक चुन के गए हैं और बेखौफ खुल के कई सवाल कर रहे हैं। और जैसा इनका सवाल है वैसा जमीन में भी उतना ही बड़ी समस्या है, और समस्या को देखते हुए जयराम कुमार महतो बात रख रहे हैं। मैं पूरे झारखंड के जनता और झारखंड के युवा, झारखंड के युवती, झारखंड के महिला, पुरुष, छात्र, सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपकी बात को रखने के लिए विधानसभा में आपके हिसाब से आपका शेर, आपका टाइगर, आपका विधायक, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सब कुछ बात उठाने के लिए विधानसभा में पहुंच गए। लेकिन जब तक झारखंड की जनता आगे नहीं आएगी, रोड पे नहीं निकलेंगे, एक एक मुद्दा को लेकर चक्का जाम नहीं होगा, और जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक रोड जाम होना चाहिए। ऐसा आंदोलन जब तक नहीं होगा झारखंड में कोई भी बदलाव नहीं होना है। सिर्फ हम उम्मीद करेंगे कि अगर इस महीने में ऐसा होगा, उस महीने में ऐसा होगा, इसकी सरकार बनेगी तो ऐसा होगा, उसकी सरकार बनेगी तो ऐसा होगा, यही कहते कहते हमारी आयु समाप्त हो जाएगी, हम लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे। लेकिन साथी, जब मैं जवान था, जब मैं मैट्रिक लिखा था, उस समय झारखंड अलग था। यानी मैं 2000 ईस्वी सन में मैं मैट्रिक लिखा हूं और अब तक 25 साल हो गए। झारखंड का तकदीर बदला, ना तस्वीर बदला, ना ही मेरा बदला। आप लोग सोचते होंगे कि मैं पढ़ा लिखा कम हूं, ऐसा बात नहीं है। मैं जितनी भी नौकरी की प्राप्त करने के लिए जितनी आवश्यकता, डिग्री, डिप्लोमा की ज़रूरत है, मैं सारा कुछ फुलफिल हूँ, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी भी झारखंड में सटीक, स्थिर और सही तरीके से सरकार नहीं बनी। तब उस समय स्थिर सरकार की बात होती थी, जब डबल इंजन की सरकार बनी केंद्र में और राज्य में मोदी की सरकार, तो भी झारखंड का विकास नहीं हुआ। तो सवाल कैसे हम मान सकते हैं कि आने वाला दिन में किसी की सरकार बनेगी तो फिर विकास होगा? जब तक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये पूंजीपतियों के पॉकेट से चलते हैं और फिर इनके माध्यम से सत्ता ऐसा ही चलेगा, इसी व्यवस्था से हम अगर कहें झारखंड का विकास होगा, भला होगा, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि झारखंड मांगता है सत्ता परिवर्तन नहीं, झारखंड मांगता है व्यवस्था परिवर्तन। झारखंड, जब तक झारखंड जल, जंगल, जमीन और भ्रष्टाचार, यहाँ का जो भी 100% आरक्षण का लाभ यहाँ के आदिवासी मूलवासी को नहीं मिलेगा, तो इस व्यवस्था से मिलना कतई संभव नहीं है। चाहे सरकार किसी की हो, आप खुद मुख्यमंत्री बन जाओ, मैं खुद मुख्यमंत्री बन जाऊं, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, तो भी इस व्यवस्था में झारखंड के लोगों का भलाई नहीं होना है। इसीलिए झारखंड के लोगों को चाहिए कि व्यवस्था परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जहां 5वीं अनुसूची और पारंपरिक ग्राम सभा के बगैर किसी भी उचित मुद्दा या उचित समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हजारों समस्या का समाधान है तो आपका पारंपरिक ग्राम सभा में, और पूरा लोकतंत्र पूरे पारदर्शी तरीके से निःशुल्क और बिना खर्च के, तो ये 5वीं अनुसूची का चुनाव व्यवस्था से ही संभव है। भारत सरकार का चुनाव व्यवस्था बिल्कुल विदेशियों का चुनाव व्यवस्था है, जहां आप कभी नहीं जीत सकते, आपको हर एंगल में हराना होगा, और आप तभी जीतेंगे जब पूंजीपतियों के मकर जाल में जाएंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनकी गुलामी करने को स्वीकारेंगे, तभी कोई नई पार्टी राज्य में सरकार पर आ सकती है। अन्यथा झारखंड को जिस तरीके से जाति धर्म में बांटा गया है, जिस तरीके से चुनाव को अरबों खर्च महंगा कर दिया गया है, नए लीडर, नए लड़का, ईमानदार लोगों के लिए राजनीति में जगह समाप्त हो गई है। साथ ही अगर हमारी बात में थोड़ा सा अगर विचार आप करते हैं, विमर्श करते हैं, इतिहास ढूंढते हैं, भविष्य की सोचते हैं, तो बेशक आप मेरा बात को विचार करिए। अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का इतना ही। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।